प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय की इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन सेशन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है ब्रिटिश काल में न्यायिक क्षेत्र में या न्यायिक संगठन में किस प्रकार से सुधार हुए। भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास काल में ब्रिटिश काल से को सामान्य रूप से आधुनिक काल के रूप में माना जाता है। उसके पीछे जो आधुनिकता का जो तर्क आया है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ या ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत में स्थापित हुई, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने परंपरागत जो स्वरूप था उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन आधुनिकता को लिए हुआ था। यानी जिस प्रकार के परिवर्तन किए हैं वो यूरोप में भी प्रचलित थे, और सामान्य रूप से जो परिवर्तन हुए उसमें विशेष रूप से दूसरे सेक्टर के साथ साथ प्रशासन और न्यायिक क्षेत्र में सुधार किए। जो प्रारंभिक जो मध्यकालीन इतिहास रहा है या मध्यकालीन शासन व्यवस्था रही है, उससे बहुत कुछ विपरीत था। यानी बहुत परिवर्तन किया, उनको आगे की ओर लेके आए। जहां अपन देखते हैं कि जो यूरोपियन शासन व्यवस्था रही है, यूरोपियन जो स्वरूप रहा है पुनर्जागरण के बाद, तो बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके से मानववादी विचारों को न्यायिक क्षेत्रों में शामिल किया गया, मानवतावाद को प्रमुख स्थान दिया गया, और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सबको समावेश किया। तो इस तरह की संकल्पनाओं को समावेश करने का जो प्रयत्न किया गया है वो न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा भारत में आने के बाद हुआ, और उसमें सबसे पहला जो कार्य किया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इस परिवर्तन को प्रारंभ किया गया है। यद्यपि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासन की प्रवृत्ति थी वो केंद्रीकरण की थी, इसलिए जो जिस तरह का परिवर्तन न्यायिक क्षेत्र में होना था उस तरह का नहीं हो पा रहा था। फिर भी जो एक तो जो कानूनों को लेकर जो पुस्तकों के रूप में संकलित करने का कोशिश की गई था, द ए कोड ऑफ जेंटू लॉ लिखा गया, और दूसरा जो विलियम्स जॉन्स की पुस्तक थी डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, इन दोनों को संकलित किया गया। यानी किसी न किसी रूप से जो पुराने कानून और नए कानून को संकलित करने का प्रयत्न किया गया, और रेगुलर एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसकी जो अधिकार क्षेत्र थी वो कहां तक सीमित थी, सिर्फ अंग्रेजों। भारतीय ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र में सुधार करने का श्रेय या प्रतिपादक कॉर्नवालिस को जाता है। कॉर्नवालिस ने संपूर्ण स्वरूप को, शासन स्वरूप को परिवर्तन किया गया। उसने न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन किए गए, सुधार किए गए। स्वयं एक जमींदार था, उसके बाद उसने प्रशासन में बहुत अधिक सुधार किए गए, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए गए। तो प्रारंभिक ब्रिटिश शासन व्यवस्था या ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था के रूप में शासन के स्वरूप को परिवर्तन करने के रूप में कॉर्नवालिस को माना जाता है। उसी के क्षेत्र में था कि उसने न्यायिक क्षेत्र में भी क्या किए, परिवर्तन किए। इस प्रकार से उसने दीवानी और फौजदारी दोनों ही कानूनों को अलग अलग किया, और दोनों की न्याय व्यवस्था में अलग अलग रूप से करने लगे। दोनों पे एक ही साथ में नहीं लाया गया, और इनको श्रेणीबद्ध, यानी कि न्यायालयों की एक संपूर्ण श्रेणीबद्ध तरीके से न्याय को करने का फैसला लिया गया, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर। जहां प्रारंभिक स्तर पे मुंसिफ जो न्याय अदालतें थी या अमीन की अदालतें थी वो न्याय करें दीवानी मामलों में, फिर रजिस्ट्रार की अदालतें थी दीवानी मामलों के अंतर्गत, फिर जिला अदालतें, यानी कि इनकी अपीलें जिला अदालत में जाती थी, जहाँ जिला जो न्यायाधीश था वो न्याय कर रहा था। फिर उसने आगे जाके 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई, और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो न्याय की अंतिम अपील थी वो कहाँ की जाती थी, सदर दीवानी अदालत में। तो ये न्यायिक क्षेत्र को दीवानी न्यायालय जो न्याय प्रक्रिया थी उसको अलग किया। उसके साथ साथ दूसरा उसने किया था फौजदारी में भी इसी प्रकार से छोटे स्तर पर मुंसिफ और अमीन की अदालतें थी। फिर उसने पूरे बंगाल को 4 भागों में बांटकर 4 रीजनल न्यायालय की स्थापना की गई थी, और उसके बाद जो था सदर निजामत अदालत थी, यानी फौजदारी न्यायालय की अंतिम जो अदालत थी वो सदर निजामत है। दीवानी जज और कलेक्टर के कार्यों को दोनों को क्या किया, इसने अलग रखा। यानी प्रशासन और न्याय को जो मिश्रण चला आ रहा था, यानी कलेक्टर को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, उसको अलग करा के जो न्याय के अधिकार वो न्यायिक सेवा के व्यक्ति को दिया गया था। उसके बाद जो सुधार हुए हैं वो सुधार हुए हैं विलियम बेंटिंग के काल में। न्यायिक क्षेत्र में कॉर्नवालिस के बाद में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं या सुधार हुए हैं वह
विलियम बेंटिंक के समय में, और उसने जो ये सदर निजामत और जो प्रांतीय और क्षेत्रीय न्यायालय थे उनको समाप्त कर दिया, और उनको समाप्त करने के बाद जो अधिकार थे वो दीवानी जो जिला जज और जिला कलेक्टर को पुनः दे दिए गए थे। भारतीयों के ओहदे को विलियम बेंटिंक ने बढ़ाया, यानी जहां वो छोटे स्तर के न्यायिक अधिकारी क्षेत्र थे, अब इनको सब मजिस्ट्रेट, सब जिला मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट, डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में भी इनके पदस्थापित किया जा सकता था। 1865 तक आते आते भारत में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत के स्थान पर बंगाल यानी कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब 1837 के एक्ट में एक नया परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन यह था कि कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया? काउंसिल के माध्यम में गवर्नर जनरल के अंदर निहित कर दिया गया। और उसी के माध्यम से क्या हुआ कि विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग स्थापित किया, और विधि आयोग का जो कार्य था वो था इन कानूनों को क्या किया जाए? संहिताबद्ध किया जाए। और इसलिए उन्होंने एक इंडियन पेनल कोड बनाया गया, यानी भारतीय दंड संहिता बनी। इसके माध्यम से सारे के सारे जो अलग अलग तरह के जो कानून थे, जिसमें पाश्चात्य दीवानी और प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया भी समावेश थे, और भारतीय जो दंड प्रक्रिया थे, इन सबों को मिलाकर एक निश्चित इंडियन पेनल कोड की स्थापना की। ये कानून न्यायिक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में प्रभावी कदम था, इंडियन पेनल कोड की स्थापना। इसके ये जो इंडियन पेनल कोड था उसके आधार पर दो सैद्धांतिक संकल्पना स्थापित हुई। एक तो ये था कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। अब जो शासन है सैद्धांतिक रूप से इस बात पर निहित था या इस पर स्थित था कि कानून शासक की इच्छा पे नहीं चलता, यानी प्रशासन। अब जो होगा कानून जो बनेगा वो किस पे है? कानून के आधार, यानी शासन सिर्फ शासक की इच्छा पे नहीं था। शासन किस हिसाब से चलाया जाएगा? कानून के हिसाब से। यानी अब तो रूल ऑफ लॉ बना, यानी अब इसमें जनता के स्वयं के जो प्रजा के अधिकार थे, विशेषाधिकार थे, उनके कर्तव्य भी थे, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित किया था। और इससे क्या हुआ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी नीति थी, भले ही ब्रिटिश काल में ये सैद्धांतिक हो। दूसरी जो प्रमुख विशेषता थी या इसमें निहित थी सैद्धांतिक रूप से, वो थी कानूनों की समानता। कानून लॉ, रूल ऑफ लॉ तो था, अब है कानूनों की समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान है। उसमें जाति, वर्ण, समुदाय के आधार पर किसी प्रकार से भेद नहीं किया जा सकता। इससे पहले जितना भी मध्यकालीन शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की लॉ हुआ करता था, यानी कानून या न्यायिक प्रक्रिया होती थी, उसमें ये भेद निश्चित था। यहाँ ये नहीं था। यद्यपि अपवाद स्वरूप यहाँ भी था कि जो यूरोपियन थे, यूरोपियन के लिए कानूनों के समक्ष जो ये समानता की बात है वो थोड़ी सी अपवाद स्वरूप लगती है। वहाँ पर उनके जो न्याय करने का अधिकार यूरोपीय जजेस को ही दिया गया। तो इस प्रकार से अपवाद स्वरूप जातीय श्रेष्ठता वाला मामला बन सकता है। इसी कारण जो अल्बर्ट बिल विवाद हुआ था उसी कारण, फिर भी ब्रिटिश शासन काल या प्रारंभिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो कानून है या न्यायिक प्रक्रिया, उस न्यायिक प्रक्रिया को बहुत अधिक मात्रा में श्रेणीबद्ध करने को कानूनी रूप से या सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने की कोशिश की गई। फिर भी ये जो कानून था या न्यायिक सुधार थे उसमें त्रुटि भी थी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आधार पे नहीं था, बल्कि विदेशी शासकों के निरंकुश तरीकों के आधार पर। क्योंकि अधिकार किसको दिए गए थे? काउंसिल के माध्यम से गवर्नर जनरल को दिए थे कानून बनाने का। तो इसलिए ये यहाँ पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी वो कहीं न कहीं विवादास्पद है, और बहुत सारे अधिक मात्रा में जो अधिकार थे वो सरकारी कर्मचारियों को दे दिए गए। इसके से असर हुआ कि जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो न्यायिक प्रक्रिया बहुत अधिक अव्यवहारिक हो गई और महंगी भी हो गई। तो ये कुछ अपवाद या अवगुण इस न्यायिक प्रक्रिया में थी। फिर भी भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को संहिताबद्ध करने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का बहुत अधिक मात्रा में सहयोग रहा है। धन्यवाद।